हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स मैथ्स बाय एजीआई में। हेलो बच्चों, आज हम लोग अकाउंट्स में जो चैप्टर शुरू करेंगे वो टर्म 2 का पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जब भी कोई परचेज या सेल ट्रांजेक्शन होता है तो उसका जो सेटलमेंट होता है, जो पेमेंट होता है, वो दो तरह से होता है, या तो कैश और या क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार। कैश में तो सेटलमेंट इमीडिएटली हो गया, लेकिन उधार जब होता है तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जो उधार लेने वाला है वो उधार देने वाले को, फॉर एग्जांपल परचेजर है जिसने माल खरीदा है, वो उधार लेने वाला हो गया, और जो सेलर है वो उधार देने वाला हो गया। तो परचेजर ने सेलर को बोला कि हम आपको 2 महीने बाद आपका पेमेंट कर देंगे। से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज है, तो परचेजर ने सेलर को बोला हम 2 महीने बाद आपका पेमेंट कर देंगे। तो खाली ओरल वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, रिटन प्रॉमिस चाहिए होता है सेलर को। जो भी क्रेडिटर होगा उसको रिटन प्रॉमिस चाहिए होता है परचेजर से या डेटर से। तो वो जो रिटन प्रॉमिस होता है या रिटन अंडरटेकिंग होती है, उसके 2 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है प्रॉमिसरी नोट। क्या होता है ये मैं फिर बताता हूं। ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि एक आदमी जिसने किसी से उधार लिया है या जिसने माल खरीदा है, अभी पेमेंट नहीं किया है, बाद में पेमेंट करेगा, तो उसको मेंशन होता है कि अब वो पेमेंट कैसे करेगा और कब करेगा, किसको करेगा। वो सारे टर्म्स राइटिंग में होते हैं और उसको जो लोन लेता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है कि हाँ ये टर्म्स उसे एक्सेप्टेबल हैं, ऐसे ऐसे वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो क्या होते हैं ये दोनों, इनको हम देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। ये पूरा न्यूमेरिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला चैप्टर है। बहुत थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, पर इसे समझने के बाद ही हम लोग वो न्यूमेरिकल्स पे जा पाएंगे। तो जर्नल एंट्रीज देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। तो अब इसमें देखते हैं पहले बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पे कोई पर्सन है मनीष, इसने किसी को उधार दिया या माल बेचा और उसको पैसे लेने हैं किसी से। कितने? 50,000 उसको लेने हैं पैसे आशीष से। ठीक है, 50,000 रुपीज लेने हैं, तो उसने एक नोट दिया आशीष के नाम पे, टू आशीष, 3 months आफ्टर डेट। अब ये आफ्टर डेट मतलब ये जो डेट मेंशन है, ये जो डेट मेंशन है, ये जो है 3 months आफ्टर डेट, पे मिस्टर रोहन और ऑर्डर। अब आप बोलेंगे ये रोहन कौन आ गया? यहाँ पे मनीष को पैसे लेने हैं, आशीष को पैसे देने हैं, तो रोहन कौन आ गया? तो हो सकता है मनीष को आगे किसी रोहन को पैसे देने हो, तो मनीष ने आशीष से बोला कि अब आप रोहन को पैसे दे देना। ठीक है, तो उसमें आशीष का बेसिकली सेटलमेंट हो जाएगा मनीष के साथ और मनीष का सेटलमेंट हो जाएगा रोहन के साथ। तो रोहन हो गया पेई। मैं आऊंगा इस चीज पे, पहले हम लोग इसको पूरा देख लेते हैं। 3 months आफ्टर डेट, पे मिस्टर रोहन और ऑर्डर, या रोहन भी किसी और को अगर ऑर्डर कर देता है तो उसको देना पड़ेगा फिर आशीष को। द सम ऑफ 50,000 रुपीज ओनली, वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड कस्टमरी है, लिख देते हैं बाय कस्टम, मतलब कुछ लिया है तभी तो पैसे जो है देने पड़ेंगे आशीष को। आशीष ने वैल्यू, मनीष से कुछ वैल्यू रिसीव करी है, तो आशीष को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें
क्या क्या चीजें हैं पहले तो हम ये देखते हैं इस बिल में देखने वाली। पहली चीज तो एक डेट है, जिस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ। दूसरा अमाउंट हो गया, कितने अमाउंट का बिल है। तीसरा एक ये रेवेन्यू स्टैंप है, इससे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो जाता है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है रेवेन्यू स्टैंप। उसके बाद इसमें टेन्योर दिया हुआ है कि कितने समय बाद देना है पेमेंट आशीष को। और क्या दिया, आफ्टर डेट। अब ये आफ्टर डेट और आफ्टर साइट एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। पे मिस्टर रोहन, रोहन का नाम है, ये एक फिफ्थ इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया, ठीक है। द सम ऑफ 50,000 रुपीज। अब ये कौन है, ये ड्रॉअर है मनीष जिसने बिल बनाया, जो क्रेडिटर है। फिर ये आशीष, ये कौन है, ये है ड्रॉई, ये है डेटर। ड्रॉअर कौन है, मनीष, इसे हम क्रेडिटर भी बोल देते हैं, है ना, इसने उधार दिया। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई है आशीष। आशीष कौन है, डेटर, जिसने उधार लिया, जिसको पैसा देना है। और पेई यहां पे कौन हो गया, रोहन, ठीक है। तो अगर यहां पेई में रोहन नहीं होता तो ये ऑब्वियस था कि फिर मनीष को पैसा देना होता। तो जो ड्रॉअर है वो कभी कभी पेई भी होता है, मतलब फाइनली अगर यहाँ कोई और नाम नहीं मेंशन होता तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट आशीष को पैसे किसको देने होते, मनीष को। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो पार्टीज हो जाती। तो अभी यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई। ड्रॉअर वो जिसने उधार दिया, ड्रॉई वो जिसने उधार लिया, जिसने बेसिकली जो एक्सेप्ट कर रहा है इस डॉक्यूमेंट को। ये तो बनाने वाला है डॉक्यूमेंट, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया। आशीष कौन है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखिए, ये कौन लिखेगा, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड इस बिल को, जिस ये बिल बना के मनीष ने आशीष को प्रेजेंट कर दिया। अब आशीष ने पढ़ा, उसे सही लग रहा है तो वह क्रॉस द बिल लिख देगा एक्सेप्टेड और डेट डाल देगा। तो ये जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मनीष क्रेडिटर, ये हो गया ड्रॉई आशीष जो डेटर है, और फाइनली पेई इसमें रोहन है, ठीक है। तो मनीष ने बोला है कि रोहन को पैसे दे दो तो उसका सेटलमेंट हो जाएगा। ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसने लिखा था, मनीष ने, जिसने उधार दिया है, क्रेडिटर ने लिखा था। लेकिन प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है, प्रॉमिसरी नोट लिखता है डेटर, जिसने उधार लिया है। तो देखिए फर्क क्या हो गया, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, यहां तक तो ठीक है उतना। यहां क्या आ गया, वी प्रॉमिस टू पे। यहां पे क्या लिखा था, पे, यहां पे कोई ऑर्डर कर रहा है किसी को, और यहां पे कोई प्रॉमिस कर रहा है, वी प्रॉमिस टू पे मेसर्स एबीसी। तो यहां पे जो बनाने वाला है वो डेटर है, वो प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए पैसा किसको, एबीसी लिमिटेड को। तो यहां एबीसी लिमिटेड जो है ये जो है ये क्रेडिटर है। तो जो मेकर ऑफ द बिल है, यहां पे जो मेकर है, मेकर कौन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, और ये है डेटर। और पेई कौन है यहां पे, पेई है यहां पे एबीसी लिमिटेड, ये है क्रेडिटर। बाकी वही सब चीजें हैं, डेट है, अमाउंट है, स्टैंप है, टेन्योर है, आफ्टर डेट मेंशन्ड है, ठीक है। यहां पे एक पार्टी है और यहां पे एक पार्टी है। फर्क क्या हुआ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, यहां ये भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। ये क्रेडिटर बनाता है और डेटर से एक्सेप्ट करवाता है, और ये बनाता ही डेटर है और प्रॉमिस करता है पे करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करवाने कोई वाली कोई बात ही नहीं है, डेटर ही बना के और साइन करके देता है। तो दोनों वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और यही होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इन दोनों को हम बिल ऑफ एक्सचेंज ही मानते हैं, क्योंकि पर्पस दोनों का सेम है। एक बेसिकली जो है ये एक अंडरटेकिंग है कि हाँ किसी ने उधार लिया है और उसको पैसा वापस देना है कुछ समय बाद। तो ये है, इसमें 2 पार्टीज होती हैं, इसमें 3 पार्टीज होती हैं। अब ये तो था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। अब नेक्स्ट इसमें क्या कंसेप्ट आता है कि हम लोग डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 मंथ्स आफ्टर डेट और यहाँ है 1 जनवरी। अब 1 जनवरी का 3 मंथ्स अगर हम बोलेंगे
तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, दैट मीन्स 1 अप्रैल को ये बिल मैच्योर हो जाना चाहिए, ड्यू फॉर पेमेंट हो जाना चाहिए। पर ऐसा हर बार नहीं होता है। हम देखते हैं इसमें और क्या क्या बारीकियां हैं, कैसे हम निकालते हैं एग्जैक्ट डेट, ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं हम लोग। अगर ये आफ्टर साइड बिल है, आफ्टर साइड बिल का मतलब होता है जब ये बिल एक्सेप्टेंस के बाद से वैलिड होगा। देखिए आप लोग को लगेगा कि ये एक डेट यहां लिखी हुई है और जब एक्सेप्टेंस की डेट है वो 2 जनवरी, तो हम बिल की डेट, हम बिल का जो टेन्योर है वो कहां से काउंट करें, 1 जनवरी से कि 2 जनवरी से। तो दो अलग अलग केसेस है। अगर वो बिल आफ्टर साइड बिल है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्टेंस की डेट के बाद से, जब उसको साइट कर लिया, जब डेटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जब ओनर को डेटर मिल गया या ये क्रेडिटर को डेटर मिल गया, क्रेडिटर ने डेटर को साइट कर लिया, ढूंढ लिया और डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप जब उसने एक्सेप्ट किया उसके बाद से हम टेन्योर को काउंट करेंगे। और अगर ये आफ्टर डेट बिल है तो इस डेट पे, जिस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ है उस डेट को हम मानेंगे टेन्योर कैलकुलेट करने के लिए, पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो आफ्टर साइड और आफ्टर डेट। तीसरी चीज क्या हुआ, अगर पीरियड इन डेज दिया हुआ है तो हम इस डे को एक्सक्लूड करेंगे और जिस डेट पे वो मैच्योर हो रहा है बिल उसे इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं 60 डेज आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट, तो 1 जनवरी के बाद 60 डेज काउंट करेंगे। तो 1 जनवरी अगर हम हटा देंगे तो 30 डेज इन जनवरी, ठीक है, 30 डेज इन जनवरी, 28 डेज इन फरवरी और बचे 2 डेज, तो 2 आ रहा है, 2 मार्च पे जाके ये पूरा 60 डेज होता है, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे 2 मंथ, 60 डेज की जगह बोलो 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तो क्या होगा, तो फिर हम नंबर ऑफ डेज इज इमटेरियल एक मंथ में, सीधे 2 महीने बाद, सीधे फर्स्ट, अगर मैं बोलता हूं 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तो ये बिल 1 जनवरी के बाद 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, तो ये 1 मार्च को ड्यू फॉर पेमेंट होगा। टेन्योर इसका अगर हम मंथ्स में बोलते हैं तो हम सीधे सीधे मंथ्स काउंट करते हैं, डेज मटेरियल नहीं है। पर हम डेज अगर लिखते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो जिस डे को ड्रॉ हो रहा है उसे एक्सक्लूड करके हम काउंट करना शुरू करते हैं, और दूसरा हर महीने का फिर निकालते हैं कि जैसे जनवरी में बचे 30 डेज, फिर फरवरी में 28, तो 2 मार्च को जाके ये मैच्योर होगा, ठीक है। तो पहले हमने फर्क देखा आफ्टर साइड का क्या मतलब है, फिर हमने देखा आफ्टर डेट। आफ्टर साइड मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस, ये आफ्टर डेट मतलब जिस डे को बिल ड्रॉ हुआ है। पीरियड इन डेज का देखा, पीरियड इन मंथ्स का देखा। अब डेज ऑफ ग्रेस, ये कस्टम है कि जब भी कोई मैच्योरिटी की डेट निकालते हैं तो जो भी डेट आती है उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देते हैं। इस केस में अगर 3 डेज ऐड किए तो ये हो जाएगा 5 मार्च, और यहां 3 डेज अगर ऐड किए तो ये हो जाएगा 4 मार्च, ठीक। तो किसी भी बिल का ड्यूरेशन मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए उसमें डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड किए जाते हैं। एट साइड या ऑन डिमांड बिल में डेज ऑफ ग्रेस का कोई मतलब नहीं होता। एट साइड ये क्या था, आफ्टर साइड, तो आफ्टर साइड में जो ड्यूरेशन होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, डेज ऑफ ग्रेस निकालते हैं। पर ऑन डिमांड बिल तो बस जब जाके दिखा दिया, जिसके पास बिल है उसने अगर ड्रॉइंग को दिखा दिया, डेटर को दिखा दिया, तो उसको उसी समय पेमेंट करना पड़ेगा ऑन डिमांड बिल। डेज ऑफ ग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ जाती है ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, फॉर एग्जांपल अगर 5 मार्च को कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो उसमें जैसे संडे पड़ गया, तो उस केस में उससे एक दिन पहले का दिन मैच्योरिटी मानी जाएगी। मान लीजिए 5 मार्च संडे पड़ गया तो 4 मार्च पे डेट ऑफ मैच्योरिटी। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और पूरी क्लैरिटी आ जाएगी ये रूल्स की। बट मैं एक बार कम से कम बता दूं पूरा, जिससे न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो पब्लिक हॉलीडे अगर होता है
फॉर एग्जाम्पल संडे, तो उससे एक दिन पहले की डेट हो जाएगी। पर अगर संडे है, मान लीजिए 26 जनवरी है और उसके पहले संडे पड़ गया, पहले वाला दिन संडे पड़ गया, मतलब 2 दिन ऐसे आ गए, तो फिर द नेक्स्ट डेट, मान लीजिए 5 मार्च संडे था, ठीक। अब संडे के पहले हमने इसको कह दिया मैच्योरिटी 4 मार्च हो गई। पर मान लीजिए 4 को भी कोई हॉलीडे पड़ गई, तो फिर हम इसे 3rd नहीं करेंगे, हम इसे सीधा 6th कर देंगे, 6 मार्च। ठीक है। वैसे ओरिजिनल डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आ रही थी, 60 डेज ऐड करने के बाद 2 मार्च आ रही थी, हमने उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए तो हो गया 5 मार्च। बट ये वैसे तो 5 मार्च इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी, पहली चीज। लेकिन अगर संडे पड़ता है या कोई भी पब्लिक हॉलीडे पड़ता है ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो हम उससे पहले वाले डेट को मानते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। और लगातार 2 दिन हॉलीडे पड़ गए तो फिर हम ओरिजिनल डेट ऑफ मैच्योरिटी के अगले दिन को डेट ऑफ मैच्योरिटी मानते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो थे रूल्स थे। एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एक पार्टी क्रेडिटर होती है और एक पार्टी डेटर होती है। क्रेडिटर बोलता है पेमेंट करने को और डेटर एक्सेप्ट करता है, या फिर डेटर खुद ही प्रॉमिस कर देता है कि हम इतना पेमेंट देंगे। तो ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डेट का प्रूफ होता है कि हाँ कोई उधार ट्रांजेक्शन हुआ था और इतने दिन बाद उसका पेमेंट होना है। ठीक है। और उसके बाद इसमें बेसिकली हमें मैच्योरिटी जो कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसमें 5-6 चीजें देखते हैं। अगर आफ्टर साइड बिल है तो एक्सेप्टेंस के बाद से काउंट करते हैं। आफ्टर डेट बिल है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद से काउंट करते हैं। अगर डेज में ड्यूरेशन दिया हुआ है तो बिल की डेट को छोड़ के उसके आगे से डेज काउंट करते हैं। मंथ्स में है तो हम ये नहीं देखेंगे कि 31 का मंथ है कि 28 का मंथ है कि 30 का मंथ है, हम मंथ्स काउंट करेंगे सीधा सीधा। मान लीजिए 1 जनवरी का है तो 2 महीने बाद सीधा 1 मार्च, 3 महीने बाद 1 अप्रैल, इस तरीके से। फिर 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। जो भी मैच्योरिटी आती है उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए जाते हैं। एट साइट या ऑन डिमांड बिल होता है, जो डिमांड नाम से पता चल रहा है ऑन डिमांड देखते, जब भी प्रेजेंट किया जाता है वो बिल डेटर को, उसको तभी देना पड़ता है पेमेंट। उस केस में डेज ऑफ ग्रेस का कोई मतलब नहीं है। और अगर पब्लिक हॉलीडे पे डेट ऑफ मैच्योरिटी पड़ती है तो उससे पहले वाले दिन को डेट ऑफ मैच्योरिटी मानते हैं। 2 दिन लगातार हॉलीडे पड़ गई तो ओरिजिनल मैच्योरिटी के अगले दिन वाला हम लोग डेट ऑफ मैच्योरिटी मानते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी के जो रूल्स थे, इसको देखने के बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे ये चीज और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। असली में तो ये पूरा चैप्टर में हमें जर्नल एंट्रीज ही देखनी है अलग अलग केसेस में, बट एक क्वेश्चन हम कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी का करेंगे जिससे यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस पे एक रिकैप करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद हम लोग बाकी के न्यूमेरिकल्स और एंट्रीज समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।